मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 72,000 पशुपालकों को 7 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यह भुगतान 15 मार्च से 15 मई तक खरीदे गए गोबर के एवज में किया गया। वहीं गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को भी 3 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान किया है। इस दौरान मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। – 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में राज्य के किसानों को यह वादा किया था, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा तथा उनका धान 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही उक्त दोनों घोषणाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। इसका सुपरिणाम यह हुआ जब वर्ष 2017-18 में राज्य के 12 लाख किसानों की तुलना में 2020-21 में 20,53,000 किसानों ने धान बेचकर अतिरिक्त लाभ अर्जित किया। जी हां, किसानों को बघेल सरकार का न्याय। इस योजना के तहत किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और आज जिस तरह से ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की गई, कोरोना काल में ये योजना किसानों को और भी बड़े स्तर पर फायदा पहुंचा रही है। इस योजना से जुड़े तमाम पहलू जब से योजना शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक जो स्थिति किसानों की बदली है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ आज इस चर्चा में स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस चर्चा में किसान नेता पारसनाथ साहू जी भी जुड़ गए हैं। पारसनाथ जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अजय चंद्राकर जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल टीएस सिंहदेव जी मेरा आपसे है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के साथ किस हद तक न्याय कर पाई? जब आपने योजना की शुरुआत की थी उसको अमली जामा पहनाया गया और अब किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर भी की जा रही है। इसमें घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने ये विश्वास दिलाया था कि शासन में आने की स्थिति अगर बनेगी तो किसानों को कम से कम 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत हम उपलब्ध कराएंगे। साथ में गन्ने की भी बात थी, चना की भी बात थी, अन्न उपज की भी बात थी, वन उपज की भी बात थी। तो इसमें जब 2500 रुपया पहले साल हमने दिया तो केंद्र सरकार की तरफ से ये आपत्ति थी कि जो राज्य सब्सिडी देंगे या धान खरीदी का बोनस देंगे उनसे हम पैडी फिर नहीं लेंगे। तो ये एक स्थिति बनी थी। उसमें केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही धान की खरीदी सरकार कर रही है और ये अलग से पृथक से इनपुट सब्सिडी के रूप में किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में ये राशि उपलब्ध कराई गई है। तो बोनस केंद्र सरकार के कहने पे नहीं मिल रहा है, अब ये इनपुट सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। जैसे केंद्र सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी उपलब्ध करा रही है प्रति एकड़ के हिसाब से, वैसे ही राज्य सरकार ने अपने तरफ से धान के किसानों के लिए 9,000 और अन्य खेती करने वालों के लिए 10,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट क्रेडिट दिया है। जी टीएस सिंहदेव जी, जब भी किसी नई योजना की शुरुआत होती है तो प्रक्रिया से लेकर लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचना ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सरकार ने जो प्रयास किए, क्या वो पूरी तरह से कारगर साबित हो पाए, जो नतीजे आप आज की तारीख में देख रहे हैं? जी निश्चित रूप से, क्योंकि राशि पहुंचती है, अगर आप बात करेंगे तो बात के स्वरूप में रह जाती है, लेकिन बैंक के खातों में डायरेक्ट अगर उनकी राशि पहुंच जाती है तो इससे बड़ा संदेश कोई नहीं होता। और आज 5,597 करोड़ की इस योजना का पहला किस्त 1,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ये कृषि इनपुट के रूप में, क्रेडिट के रूप में उनको मिला है। ठीक है टीएस सिंहदेव जी,
हमारे साथ एक किसान नेता भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी बदली है और उनके आसपास जो किसान नेता हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें कितना फायदा हुआ है, खासकर इस कोरोना काल में। पारसनाथ जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस योजना का लाभ जब तक नहीं मिल रहा था, योजना की शुरुआत से पहले की स्थिति की बात करें और योजना का लाभ मिलने के बाद की स्थिति की बात करें, किसानों की जिंदगी में क्या बदलाव आया? निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है और इस योजना का काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे थे किसान। कुछ तो आशंकित भी थे कि कोरोना काल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रथम किस्त को पाकर छत्तीसगढ़ के किसान काफ़ी खुश हैं और मुझे तो एक बात की और खुशी है कि अन्य फसलों के लिए भी 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि जो तय किया है, इसका लाभ भी देर सवेर छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा, किंतु इसमें उसकी आय सुनिश्चित होनी चाहिए। किसानों के साथ एक बैठक करके कार्य योजना बनानी चाहिए। इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ शासन किसानों के हित का संवर्धन कर रहा है, उसी तरह केंद्र सरकार को भी चाहिए और अपने को किसान हितैषी अगर बताते हैं तो इस योजना का भले ही नाम कुछ भी दे, किसी भी नेता का नाम दे, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। जी, अजय चंद्राकर जी, मेहनत कश किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कितनी कारगर साबित हो पाई? ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको लगातार मिलती रही और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं? दिव्यांश सिंह, छत्तीसगढ़ शासन का यह जो निर्णय है यह बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि वर्तमान समय में आर्थिक रूप से अच्छी खबर बहुत कम मिल पा रही दिव्यांश सिंह, और इस कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन, कांग्रेस की सरकार, भूपेश जी, वरिष्ठ नेता सिंहदेव साहब या रविंद्र चौबे जी के जैसे काबिल कैबिनेट मंत्री की में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के वैचारिक मंथन के बाद केंद्र और राज्य सरकार में जो वैचारिक असमानता आई थी, उसके बाद ये जो न्याय योजना के नाम से जो नीति बना करके इसका क्रियान्वयन करने का प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है, ये यहाँ के आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, भारत के इकोनॉमी में 48% ग्रामीण भारत का योगदान है और छत्तीसगढ़ तो और ज़्यादा है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, पशुपालन का हो, माइनिंग हो, उत्पादन हो, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट हो, इन सब क्षेत्रों में यह पैसा घूमेगा। और दूसरी बात है, अन्य फसलों के ऊपर दिव्यांशी, यह तो आगामी जो भविष्य छत्तीसगढ़ का जो निर्धारित होगा कृषि के क्षेत्र में, वो पर्यावरण और जल दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही सृजनात्मक निर्णय है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 31 करोड़ की आबादी थी और उस आबादी के लिए 6042 क्यूबिक मीट्रिक टन पानी था। आज नाउ ए डे 5 गुना जनसंख्या बढ़ गई और अभी पानी मिल रहा है 1355 क्यूबिक मीट्रिक टन, मतलब 7 गुना पानी कम हो गया है। तो उस पानी को भी बचाने के लिए यहाँ की सरकार, चाहे वो मक्का में कम पानी लगता है या कोदो, कुटकी या फिर अन्य फसलों की बात किए हैं, तो काबिल तारीफ है और यह प्रशंसनीय काम है। जी, टी.एस. सिंहदेव जी, सिर्फ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ही लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर नहीं की गई है, बल्कि और भी कई योजनाएं हैं आपकी सरकार की जिसके तहत लाभार्थियों को राशि पहुंचाई जा रही है। इस कार्य योजना को पूरा करने के लिए सरकार ने जो दिशा तय की थी, क्या उस लक्ष्य तक सरकार पहुंच पाई है? जी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महती योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसके तहत न केवल पेयजल का संरक्षण बड़ी मात्रा पे हो रहा है, न केवल गौठान स्थापित किए जा रहे हैं, अपितु गोबर धन के रूप में गोबर का उपयोग करने के लिए भी शायद पहली बार देश में किसी सरकार में, मैं जानता नहीं विश्व में कहीं ऐसा होगा, शायद पहली बार विश्व में भी संभव है कि गोबर जैसे प्राकृतिक संसाधन को
उसकी कीमत देके किसानों को और जैविक खेती करने के लिए उपयोग में लाने की जो पहल की, और साथ में स्व सहायता समूहों को जो इसका लाभ मिलेगा साथ में काम करके, ये बहुत बड़ी पहल छत्तीसगढ़ सरकार की है। इसमें 8,841 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिनको आज ही करीब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि सीधे हस्तांतरित हुई है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा था, उसकी राशि करोड़ों रुपए में अलग से हस्तांतरित हुई है। 90 करोड़ से ज्यादा की राशि हस्तांतरित हो चुकी है। आज जो लॉन्च हुआ वो प्राकृतिक खाद, वर्मी कंपोस्ट से पृथक प्राकृतिक गोबर खाद को केमिकल इस्तेमाल करके और उसको तैयार करना और उसकी पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग करना, आज ये भी एक बड़ी योजना चालू हुई है, जिसका सीधा लाभ, एक एक पैसा उसका लाभ हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को और उन स्व सहायता समूह की बहनों को मिलेगा, जो अन्यथा ये करोड़ों रुपए की आमदनी से वंचित रहते। जी, पारसनाथ साहू जी, गोबर की जब बात होती है तो ये कहा जाता था पूरे देश में ये वेस्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी योजना के तहत इसका जिस तरह से सिर्फ उपयोग ही नहीं किया बल्कि किसानों को भी फायदा पहुंच रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं बतौर किसान? निश्चित रूप से गौ पालकों को काफ़ी फायदा पहुंचा है। हम लोग तो गांव के हैं, किसान हैं। अगर एक दो जानवर है वो गोबर इकट्ठा कर लेता है तो कहीं न कहीं से उसको अतिरिक्त आय का जरिया भी मिल जाता है। और कृषि के क्षेत्र में तो इससे व्यापक परिवर्तन होने की संभावना है। मेरा शासन से मांग है, केंद्र से और राज्य सरकार से, कि आने वाला दिन अगर बीमारियों से मुक्त करना है देश को तो जैविक खेती चालू करनी चाहिए। और जिस तरह गोबर के ऊपर से शासन ने ध्यान दिया है, उसी तरह गौमूत्र को भी जैसे गोबर खाद का काम आ जाएगा और गौमूत्र में एक दवाई का काम आ जाएगा। इससे शुद्ध हम अनाज भी देश को दे सकते हैं और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। ये काफ़ी सराहनीय है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक साफ सुथरा अनाज खाने को नहीं मिलेगा तब तक स्वास्थ्य है या प्रकृति भी अच्छी होगी। तो इस दिशा में दोनों सरकार को काम करना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार तो काबिल तारीफ है जो किसानों के हर हित को देख रहा है। तो मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी से, TS सिंहदेव से, कि इस दिशा में भी गौमूत्र से दवाई बनाने का भी जो सेंटर है जहां गोबर इकट्ठा होता है वहां एक यूनिट चालू किया जाए। जी बिल्कुल पारसनाथ जी, TS सिंहदेव जी ने आपने जो मांग रखी है उसको बहुत ध्यान से सुना भी है और इस पर चर्चा भी करेंगे। और उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं उनके बात से लग रहा है कि इस पर वो चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में फैसला लिया जा सकता है। अजय चंद्राकर जी, गौठान समितियों की बात करते हैं, स्व सहायता समूह की बात करते हैं, उन्हें भी राशि ट्रांसफर की गई। लगातार सरकार जो फैसले ले रही है उससे अमली जामा पहनाया जा रहा है, ये हम आंकड़ों में भी देख रहे हैं और जो किसान भाई स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। सरकार की नीतियां कितनी कारगर साबित हो रही हैं और जो संख्या निर्धारित की गई थी छत्तीसगढ़ के जनसंख्या के हिसाब से अनुपात में हम देखें कितनी लाभकारी है ये किसानों के लिए? दिव्यांश जी, जिस तरह से ये गौठान समूह या फिर स्व सहायता समूह की बात है, तो ये एक प्रकार से एसेट भी बन रहा है छत्तीसगढ़ के लिए और करेंसी भी मिल रही है ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले लोगों के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से उर्वरक में जो तेजी दिखाई दे रही है और उसका एक विकल्प है ये, यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। और एक बात और है दिव्यांश जी कि भारत के इकोनॉमी में या छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में 65% से 70% कंज्यूमर इकोनॉमी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जेब में पैसा सरकार दे रही, जिससे इन लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही। और परचेसिंग पावर जब बढ़ती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में, पिछले साल भी जो प्रतिकूल परिस्थितियां रही, यह योजना काफी कारगर साबित हुई।
लेकिन इस समय इसमें जो व्यापकता दी गई है वो पर्यावरण के लिए, प्रदूषण से बचाव के लिए, साथ ही साथ जल के संरक्षण के लिए और नौजवान लोगों को जिस तरह से अब एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए वो खेती के तरफ आकर्षित होंगे, वो भी एप्पल बेर की खेती करेंगे, वो भी पेड़ पौधे लगाएंगे और ये इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है, टीएस सिंहदेव जी, भावी योजनाओं की बात करें, जो टारगेट आपने तय किए थे उस टारगेट को आप पाने में आपकी सरकार कामयाब रही। अब आने वाले दिनों में किसानों के लिए और क्या क्या आपने नीतियां निर्धारित की हैं, क्या क्या अहम फैसले उनके लिए लिए जा सकते हैं? किसानों को उनके उपज का भाव मिले, ये किसानी के बढ़ोतरी और किसानों के परिवार की बेहतरी का एक पहलू रहता है। दूसरा सिंचाई के लिए अगर जल हम उपलब्ध करा सकते हैं और ज्यादा किसानों के लिए, तो वो दूसरी फसल तीसरी फसल लेके भी अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण कर सकते हैं। तो इस दिशा में भी सरकार गंभीरता से आगे कदम बढ़ा रही है। कोरोना काल में जरूर दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बड़ी मात्रा में जो सिंचित क्षेत्र है इसको भी हमको बढ़ाना है। तो धान और गन्ना इसके लिए या अन्य उपज के लिए जो भाव तय हुए हैं, कोदो कुटकी के लिए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट तय हुआ है, गन्ने के लिए 67 करोड़ रुपए की इनपुट क्रेडिट इनपुट सब्सिडी इस साल उपलब्ध कराई गई है। अन्य उत्पादों के लिए भी उत्पादों के लिए इसी प्रकार से सरकार प्रोत्साहन दे रही है। एक नीति और सरकार ने लागू की है, निर्णय लिया है कि वन भूमि में भी बागवानी के लिए, फलदार वृक्षों के लिए रोपण करने के लिए निजी व्यक्तियों को भी भागीदार बनाने की बात है। तो अंततः किसानों के पारिवारिक आमदनी को हमको अगर बढ़ाना है तो उस आमदनी के स्रोत और उसके जरिए भी हमको बढ़ाना होगा। धान है तो अन्य फसल है उसके लिए पानी, उपज हुआ तो उसके लिए भाव, और उसके बाद क्या, दूसरी फसल तीसरी फसल, उसके बाद क्या, और भी संसाधन होने चाहिए। तो ये और संसाधनों में ये भी बातें शामिल सरकार ने किसानों के लिए की है। उनके परिवारों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो कार्य हैं ये पृथक से हैं। तो आमदनी कैसे हम प्रत्येक परिवार की और बढ़ा सकें। जो किसान या ग्रामीण भूमिहीन हैं, ऐसे भी भूमिहीन छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, जिनके हम किसान नहीं कह पा रहे क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए पृथक से योजना भी इस योजना के साथ बनाई जा रही है कि भूमिहीन व्यक्तियों को भी एक न्यूनतम आमदनी का जरिया, एक स्रोत उनके पास भी उपलब्ध हो। इस पे भी सरकार काम कर रही है। ठीक है, आप पारसनाथ साहू जी आज खुद हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी मौजूद हैं, स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री हैं। आपके पास भी एक मौका है, एक आम आदमी के तौर पर, एक किसान होने के नाते आप उनसे अगर कुछ मांग करना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, पिछले एक साल में जो बदलाव आपने अपनी जिंदगी में देखे, अपने गांव में देखे, अपने आसपास माहौल में देखे, उसके मद्देनजर। नहीं, कोई शक नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन किसानों के लिए प्राणपण से काम कर रही है, इसे स्वीकारते हैं। किंतु कुछ कुछ योजनाओं में सीधा सीधा अमली जामा नहीं हो पाता। उसका प्रमुख कारण है जो योजना बनती है किसानों, अधिकारियों और मंत्री से बैठ करके किसानों को विश्वास में लेकर के करना चाहिए। निश्चित रूप से किसानों की मांगें पूरी होगी और जो शासन चाहती है, और हम तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम तो केंद्र सरकार को भी चाहते हैं कि अगर कृषि हित में योजना बना रहे हैं तो किसानों को विश्वास में लेकर के बनाएं। और मैं टीएस सिंहदेव साहब से चाहता हूं कि जो अन्य फसलों पर अभी जो गाइडलाइन आप लोग बना रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आप किसानों को विश्वास में लीजिए, बैठिए। इसका काफ़ी दूर तक इसका फायदा किसानों को मिलने वाला है। अजय चंद्राकर जी, उप समिति की बैठक भी होती है, वक्त वक्त पर फैसले भी लिए जाते हैं। अब ऐसे में किसान भाई ने जो मांग रखी है, खुद टीएस सिंहदेव जी ने सुनी भी है। मेरा आपसे अब सवाल यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में, कोरोना काल, मौसम और विषम परिस्थितियां, इस वक्त छत्तीसगढ़ का किसान कहां खड़ा हुआ है?
दिव्यांग जी, छत्तीसगढ़ शासन को तो बधाई देना ही चाहिए और हृदय से बधाई देना चाहिए कि समर्थन मूल्य में लगभग 15 क्विंटल धान खरीद रही और उसके बाद प्रति एकड़, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए केंद्र के साथ वैचारिक असमानता आने के बाद भी किसानों के हित में खड़ी रही। तो ये इसका श्रेय पूरे मंत्रिमंडल को, यहाँ की कांग्रेस की सरकार को और यहाँ के वरिष्ठ मंत्रियों को तो जाएगा ही, जो अपने निर्णय से थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और अडिग ही रहे। यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट की और गुंजाइश बनती है दिव्यांग से। मक्का और सोयाबीन, मक्का और सोयाबीन के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें पानी कम लगेगा और यहाँ छत्तीसगढ़ में पोल्ट्री उद्योग इससे काफी आगे बढ़ेगा, डेयरी उद्योग काफी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनको चंद्राकर जी, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के आर्थिक लाभ देने के लिए, उनको न्याय देने के लिए लगातार योजनाओं को अमली जामा भी पहना रही है और उसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। टीएस सिंहदेव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर जो किसान भाइयों ने मांग रखी है, हम उम्मीद करते हैं उस पर भी आप कैबिनेट में चर्चा करेंगे और उस पर भी कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। टीएस सिंहदेव जी, आपका शुक्रिया, और पारसनाथ साहू जी, आपका भी शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े, और अजय चंद्राकर जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।